एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम की अगर मान लो तुमको बोल रहा है कि एनर्जी निकाल के बताओ, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है इसमें क्या एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट। मान लो अगर सपोज करो मैं तुमको बोलूँ कि अपने पास ये एक एग्जांपल है, a प्लस बी था अपने पास, c प्लस डी में कन्वर्ट हुआ है। मैं बोलूँ इस रिएक्टिंग सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी थी वो क्या है, तो क्या बोलोगे तुम, कैसे निकालोगे एनर्जी, एंथैल्पी अपने को पता है ना, डेल्टा एच करके निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनर्जी जो है एक्चुअली वो क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बताया था लास्ट टाइम क्या होता है, याद है किसी, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है चलो, राइट। मान लो अगर मेरे को, मैं बोलूँ पहले रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, मान लो इसका डेल्टा H1 था, इसकी सीधी सी बात है एनर्जी कुछ अलग होगी, डेल्टा H2 मान लो या H1 H2 ले लो। तो अगर मैं बोलूँ टोटल चेंज एंथैल्पी कितनी है इस ओवरऑल रिएक्शन की, तो हमको पता है ना, मैंने तुमको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन करके दो अलग अलग चीजें बताई हुई थी कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो जो चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और जो नॉर्मली पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है, रूट पे डिपेंड करता है, जैसे वर्क है, हीट है, ये सब क्या है, रूट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर तुमको ये निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2 माइनस H1 बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमको पता है ये इसका इनिशियल स्टेज था और ये क्या था, इसका फाइनल स्टेज है, ठीक। तो वही हो गया ना, डेल्टा एच अगर मेरे को किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर लूंगा, इन फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसी से डिराइव करके एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ये कैसे लिखा, फाइनल मतलब प्रोडक्ट हो गए और इनिशियल मतलब हो गए रिएक्टेंट, ठीक है। अभी मैथ्स में एक साइन लगाया जाता है ऐसे, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, अगर तुमको पता होगा तो मेरे को बता दो, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन बनती है इस चीज के लिए। क्या है ये साइन, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द sum of enthalpies of product and that of reactant with every substance is in a definite physical state and in definite amount, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं और ये हमको सिंपल सा एंथैल्पी चेंज के लिए फॉर्मूला मिल जाता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ठीक है। लिख लो इसको, ठीक है। तो मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए होंगी, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा जीरो लेते हैं, जो कि एक टाइप के क्या होते हैं, गैसेज होती हैं। लार्ज स्केल पे देखोगे तो जितनी सारी गैसेज हैं उनकी जो एंथैल्पी होती है, मतलब फॉर्मेशन बनने की जो उनकी एनर्जी होती है, उसको हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, नेचर ने बनाया हुआ है। नेचर से जाके तुम लोग पूछ सकते हो भाई इसकी एंथैल्पी क्या थी, आपने हमको बताया नहीं, ठीक है, तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक चीज होती है, ठीक है, सुनो, कोई एक मोल का सब्सटेंस जब बनता है तो वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या उस ओवरऑल। अब मैं बोलूं NaCl बनने के लिए कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी वेस्ट हुई या जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या जितनी एनर्जी रिलीज हुई, वही क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड हो जाएगी, सीधी सी बात है, राइट।
और इसी चीज को मैं दूसरे वर्ड में क्या बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस चीज को बनने के लिए कितनी एनर्जी लगी, ठीक है, या इस मॉलिक्यूल को बनने के लिए जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई या जितनी रिलीज हुई, उसी एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल सब्सटेंस बनने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटरफेयर करती है रिएक्टिंग सिस्टम में, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो तुम डेफिनेशन इसका लिख सकते हो क्या, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, absorbed और released when। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस बनने के लिए जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को दूसरे वर्ड में मैं बोल सकता हूं उस बने हुए कंपाउंड की टोटल एनर्जी। फॉर्मूला लिखेगा तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा ना, टोटल डेल्टा एच क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, ऐसे करके लिखा था ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब यही चीज है निकालने के लिए टोटल एनर्जी। प्रोडक्ट में खाली क्या बना हुआ है अपने पास, NaCl, तो इसमें जो भी एनर्जी इन्वॉल्व हुई रहेगी, डेल्टा एच इन्वॉल्व इन NaCl माइनस, ठीक है, Na की एनर्जी क्या थी उस टाइम, डेल्टा एच Na प्लस डेल्टा एच क्या, एक और है ना Cl2। तो ये तुमको फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है ऐसे। तो जितनी भी चीजें होंगी ऐसे लगातार क्या होती जाएंगी, अगर प्रोडक्ट 3-4 बने तो 3-4 प्रोडक्ट होंगे माइनस 3-4 रिएक्टेंट, तो जितने भी होंगे उनको हम लोग क्या करें, ऐड। Cl2 एक्चुअली में जीरो हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम लोग हमेशा लिखते हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली अपने नॉलेज के लिए रखो, डेल्टा एच नॉट। ठीक है, ये हमेशा जीरो होता है एट एसटीपी, और एसटीपी वाली कंडीशन अपने को पता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, कितना, और प्रेशर कितना, 1 atm और 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो भी फ्री स्टेट में चीजें हैं, फ्री, या फिर अगर मैं बोल दूं नेचुरली ऑक्यूरिंग स्टेट, ठीक है, तो इनकी एनर्जीज हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करते हैं। जैसे डेल्टा एच नॉट, मैं बोलूँ N2 बनने के लिए बॉन्ड में कितनी एनर्जी लगी कितनी नहीं लगी, तो क्या बोलोगे, जीरो। ठीक है, दी है तो उसको जीरो नहीं करेंगे, बट अगर नहीं दी है तो डायरेक्ट क्या ले लोगे, इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा जीरो हो जाएगी। ठीक है, O2 है, या बोल दो डेल्टा एच Br2 है। ठीक है, कार्बन भी अलग अलग एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स के लिए जीरो नहीं होगी या, क्योंकि अगर देखो डेल्टा एच अगर मैं बोलूं कार्बन के लिए जो ग्रेफाइट के फॉर्म में है, तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, तो उसके लिए तो मैं जीरो बोल सकता हूँ, लेकिन उसका जो एलोट्रॉप है डायमंड, उसके लिए मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही जाके बनता है। ठीक है, चाहिए तो नीचे लिख लो कहीं नोट में, ऑल एलोट्रॉप्स हैव
नॉन जीरो स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स की बात नहीं हो रही है, उनके नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अगर नेचुरली जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? ठीक है, मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया है H2 प्लस Cl2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2HCl में। ठीक है, और तुमको इसकी टोटल एंथैल्पी ये दे रहा है, डेल्टा एच जो है वो -44 किलो जूल है। ठीक है, किलो कैलोरी में लिखते हैं वैसे, ऐसे है। ये बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl ये कितनी होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मेरे को पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो डेल्टा एच ये तुमको दे रहा है कितना, -44। ठीक है, प्रोडक्ट जो बना हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, ठीक है, 2 HCl बने। और हम लोग कभी भी 2 मोल के लिए एनर्जी नहीं निकालते, तुमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग किसके लिए निकालते हैं, हमेशा 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख लो 2 मोल डेल्टा एच HCl माइनस, अब रिएक्टेंट देखो, Cl2 भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, राइट। Cl2 भी गैस है तुम्हारा और हाइड्रोजन भी, और इनके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब 0 + 0, खत्म हो गई बात। तो फाइनली तुमको मिलेगा क्या, डेल्टा एच HCl का फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच HCl का फॉर्मेशन, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितनी मिल जाएगी, -22 किलो कैलोरी। ये तुमको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के लिए, इस पे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, वो अपन आगे देखें। चलो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, क्या होता है सुनो ध्यान से। जब भी तुम किसी 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन में कंप्लीटली जला देते हो, ठीक है, तो जो हीट रिलीज होती है, दैट हीट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोला मैंने, 1 मोल सब्सटेंस को जब कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम जला देते हो, हीट कर देते हो, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, डाउट कुछ? और हमेशा कंबशन के प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है, रिलीज ही होगी, एब्जॉर्ब थोड़ी होती है कभी। जब कहीं आग जल रही है तो हमको उसको बाहर से हीट देनी पड़ती है क्या, दे सकते हो, तुम लोग टैलेंटेड हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है, बट लॉजिक तो बोलता है कि नहीं देनी चाहिए थी। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न होगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीटली हीट करोगे, जल जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज ही होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, और अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। एज यू वर एक्सपेक्टेड नेगेटिव होगी। ये डायरेक्ट तुमको एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं डेफिनेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर इसी को बॉन्ड एनर्जी बोल देगा, बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या है। ठीक, क्या लगता है तुमको बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? ठीक है, 1 मोल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, मान लो ए और बी के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी आयनिक वगैरह की बात नहीं हो रही। और ये बॉन्ड भी कैसा, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो तुम सिंपल सा लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज
required to break a particular अगर मेरे को रिएक्शन की एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी के मतलब रिलेशन में निकालनी पड़ेगी, तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान दो थोड़ा सा। अभी तुमने क्या बोला कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, मैं बोलूँ इसकी एनर्जी मेरे को बताओ, तो तुम लोग क्या बोल रहे थे? ये डेल्टा एच प्रोडक्ट, राइट है, यही बोल रहे थे ना, माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। यहां तक सब लोग मानते हैं कि नहीं? ठीक है, क्लियर है यहां तक? लेकिन वहीं पे मुझे एक चीज और पता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, और जब बॉन्ड बनते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? थोड़ा सोचो फिर मेरे को बताओ। बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब या रिलीज? एब्जॉर्ब, ठीक है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। मतलब जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर एनर्जी डाल रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच क्या हुआ होगा, नेगेटिव। दिक्कत किसी को? कि हमको ये तो पता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं या ब्रेक होते हैं? तुम ये फॉर्मूला तो कब से लिख रहे हो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखूं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, और बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। समझा क्या लिखा मैंने कि नहीं? अगर मैं रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी देखूं, क्योंकि ये तो ब्रेक होता है ना और ये फॉर्म होते हैं, तो जब ये ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। इसीलिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला घूम के क्या बन जाता है मालूम है? अब देखो, इन रिस्पेक्ट विथ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये डेल्टा एच क्या तुमको शो करता है मालूम है? रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट बॉन्ड को मैंने आगे क्यों लिख दिया अभी, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है हमेशा, और प्रोडक्ट का बॉन्ड कैसा होता है, नेगेटिव एनर्जी शो करता है, इसीलिए इसको मेरे को क्या करना पड़ता है, पीछे लिखना पड़ेगा। अगर बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछता है तो यही डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड हो जाता है। बट अगर नॉर्मल एनर्जी की बात करेगा, एंथैल्पी चेंज की जब बात करेगा, जब एनर्जी चेंज की बात होगी, तो यही चीज तुमको दिखाएगी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, खाली मैं ये बताना चाह रहा था तुमको। क्लियर है या नहीं? इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं इसका आंसर, तो ओवरऑल इतना डेटा दिया रहता है, दो मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ इसके लिए, राइट। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरे को पता है ना कि डेल्टा एच क्या होता है, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। यहां पे कोई बॉन्ड एनर्जी तुमसे डिस्कस की जा रही है क्या? बॉन्ड एनर्जी कहीं दिख रही है क्या कि बॉन्ड एनर्जी की बात कहीं लिखा है या किसी की बॉन्ड एनर्जी इसने दी है? नहीं दिया है ना, तो डायरेक्ट अपना तुम पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे, ओवरऑल एनर्जी वाला, ठीक है। अब इसमें भी टोटल उसने तुमको दे दिया है, कितना दिया है, -3119, ठीक है। प्रोडक्ट में देखो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, ठीक है। और भी थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। डेटा तुमको एक दिया हुआ है डेल्टा एच CO2 का, ये दिया हुआ है -339.5 किलो जूल, ठीक है। एक दिया है डेल्टा H2O का, ये भी दिया है -285.8 किलो जूल, ठीक है। इतना डेटा दिया हुआ है। एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, एक टोटल दिया है और एक H2O का दिया है। तो प्रोडक्ट में कौन कौन बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। बट ध्यान में क्या रखोगे कि प्रोडक्ट लिखते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ CO2 प्लस 6 इंटू क्या, डेल्टा एच ऑफ H2O। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रोडक्ट हो गया, माइनस क्या है, रिएक्टेंट। तो क्या करोगे, -2 इंटू डेल्टा एच ऑफ C2H6 प्लस 7 इंटू डेल्टा एच ऑफ O2। ये समझा कि नहीं मैंने इक्वेशन कैसे बनाई? अब तुमको ये पूछ रहा है कि डेल्टा एच बताओ C2H6 का कितना हुआ होगा, ठीक है। अब मेरे को ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ठीक है। और एक चीज है तुम्हारे पास ये, इसका क्या जुगाड़ करोगे तुम बताओ मेरे को, 0, ठीक है। ऑक्सीजन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला, नेचुरल जो सब्सटेंस है वो क्या ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। तो ये तो हो गया 0 डायरेक्ट। ये दिया है तुमको, ये दिया है, खाली ये निकालना है, ओवरऑल भी दिया था, निकालो देखो कितना आता है डेल्टा HC2H6 के लिए, निकलेगा या नहीं निकलेगा। बॉन्ड एनर्जी दे रहा है, मतलब उसका क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सीधी सी बात है। बट इसमें एक समझने वाली बात क्या रहती है, अब बोला डेल्टा एच, तो मेरे को पता है कि डेल्टा एच का फॉर्मूला बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या था मेरे पास, रिएक्टेंट बॉन्ड, प्रोडक्ट का बॉन्ड, ठीक है। चलो देखते हैं। अब रिएक्टेंट एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, इसीलिए वहां पे लोग ऐसे साइन दिखाते हैं ना। चलो फिर देखते हैं, टोटल डेल्टा एच तुमको निकालना है। रिएक्टेंट बॉन्ड, रिएक्टेंट में कौन कौन है, ये दोनों बॉन्ड है। एक तो तुमको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिख रहा है। तो ध्यान दो, एक मेरे पास है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। बट ये बॉन्ड कितने बार है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितने बार बना हुआ है आपस में, 4 बार बना हुआ है। प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक ही बार है ना, तो बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एक ही बार है, तो कोएफिशिएंट 1, माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड देखो, यहाँ पे ये वाला देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 2 बार किससे बॉन्ड बन रहा है, कार्बन से, और एक बार कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। मतलब 2 बार बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन का, राइट। प्लस एक बार बॉन्ड बना है किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हो गया।
प्लस इसी में अपने पास नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट तुम्हारा। दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास वाटर भी तो है। अब इसमें हाँ, OH का बॉन्ड कितने बार है इसमें, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना, तो OH का एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो OH के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा पास पूरा ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन। अब सिर्फ तुमको क्या रखना है, CH बॉन्ड की वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पे रख दो, O बॉन्ड O यहाँ पे रखना है, अगेन CH यहाँ पे, CO भी दिया गया यहाँ पे, और OH दिया गया यहाँ पे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, यहाँ पे तुमको मुझे आंसर बताना है, बाकी तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रखना है और कब रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड रखना है। ठीक है, बॉन्ड के रिलेशन में बात करेगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, नॉर्मल एनर्जी के रिलेटेड बात करेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम दिमाग लगाते लगाते इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड खुद से बना दोगे। ठीक है, उसने पूछा क्या मालूम है, कि नीचे मेरे पास एक रिएक्शन दे दी है, उसका डेल्टा H दे दिया गया। उसने तुमको बोला है कि तुम मेरे को बताओ कि डेल्टा H कितना होगा जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को खाली 12 ग्राम लूंगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये उसने एक बैलेंस करके इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसका ओवरऑल डेल्टा H दे दिया, बोला कि जब इसका मैं खाली 12 ग्राम लूं। अब यहाँ पे उसने कितने ग्राम से रिएक्शन किया मेरे को नहीं पता, बट अगर ये बोल रहा है कि 12 ग्राम से रिएक्शन करूंगा तो मेरे को बताओ डेल्टा H कितनी होनी चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन में है ये कि मुझे अभी तक पता नहीं कि यहाँ पे मोल्स कितना है, मास कितना है। ठीक है, बट अभी मैं कोएफिशिएंट को मोल्स लेके चल सकता हूँ ना, राइट। अगर 4 मोल के लिए हीट कितनी है, जब 4 मोल CO का रिएक्ट होता है विथ NO2 तो एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, -1198। ठीक है, तो 1 मोल के लिए कितनी होती होगी, कितना आएगा, -298। ये हो गया, कितने मोल के लिए निकली, 1 मोल के लिए। बट मेरे को ये भी तो नहीं पता यहाँ पे 1 मोल है, 4 मोल है, कितना मोल है। बट उसने एक चीज मेरे को दिया हुआ है, क्या, वेट। तो यहाँ से मैं मोल्स तो निकाल सकता हूँ ना। मोल्स अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास तो इसने दिया था मेरे को 12 ग्राम, और मोलार मास कितना है CO का, 28। कट कर दो ना, मोल्स तो मिल गया मेरे को। मोल्स कितना आ रहे हैं, कितना आएगा देखो, 0.42 मोल्स आ गए। अब देखो, ये इसने खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट किया था। इसने क्या बोला था कि 12 ग्राम CO रिएक्ट करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। 12 ग्राम CO2 मतलब क्या, कितना मोल, इतना मोल। अब 1 मोल के लिए मेरे पास एनर्जी थी, तो जब इतना मोल हुआ होगा तो टोटल एनर्जी क्या हुई होगी, अब तो निकाल ही सकते हो। टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 0.42 इंटू -299.5, यहाँ से तुमको मिल जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। वही होगा ना 12 ग्राम के लिए, और क्या होगा, 125। पक्का देख एक बार वापस, ऐसा कुछ आएगा आंसर शायद। अब ये क्वेश्चन दे दिया है, इस स्टेप की एनर्जी दे रहा है, इस स्टेप की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, बोलेगा डेल्टा H बताओ फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए, PCl5 के लिए, कि PCl5 प्रोडक्ट कैसे बनेगा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके। ठीक है, तुमको इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है और फाइनली जो प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, PCl5 में। मतलब अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि सर अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ दें तभी भी PCl5 बनेगा।
तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। प्रोडक्ट में सिर्फ PCl5 आना चाहिए, बाकी सब कोई भी चीज नहीं दिखनी चाहिए प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में दिखेगी चलेगा, प्रोडक्ट में सिर्फ क्या मिलना चाहिए, PCl5। तो अब तुम लोग एक ऑप्शन ये भी बोल सकते हो बाय इक्वेशन 2, यहाँ पे प्रोडक्ट PCl5 है तो डेल्टा एच यही आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे कुछ गलत विचार मत सोचना। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यूटिलाइज करना है और फाइनली प्रोडक्ट बनाना है PCl5। मालूम है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड अगर कर दूं, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये नई इक्वेशन क्या बनाएगा मालूम है, P प्लस 3/2 Cl2 और यहाँ पे बन जाएगा PCl3, राइट। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन को ले लो नीचे। दूसरी इक्वेशन क्या है, PCl3 प्लस Cl2 चेंजेस टू PCl5। जो इनके साथ तुम करोगे वही इसकी इंथैल्पीज के साथ भी करना है। आगे ऐसे हेस लॉ में क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, -33 पॉइंट डिवाइड हो जाएगी ना 06, और इसको तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज, तो ये तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब देखो तुमको फाइनल इक्वेशन मिल जा रही है, ये PCl3 इससे अगर काट दूं मैं तो ओवरऑल इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे क्या बचा, खाली P, यहाँ पे क्या बच रहा है, या तो अलग अलग लिख लो या तो डायरेक्ट 5/2 Cl2 लिख लो, और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मेरे को, PCl5। इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड किया है, तो इनकी एंथैल्पीज को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल PCl5 के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच क्या कर दोगे, इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दो, क्या आएगा, -104। दोनों माइनस में ही है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, -170.3 किलो जूल। ये हो गया तुम्हारा आंसर।